Good evening, guys. Good evening. Let's welcome all to our master class on crypto trading. अभी आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे आपके दिमाग में। इंडियन मार्केट सैचुरेटेड हो चुका है। मेन थिंग आज का डिस्कशन का है कि बाबा क्रिप्टो में क्यों घुसना है, क्यों करना है, क्या जरूरत क्या है। जब अपना इंडियन मार्केट है तो मैं बहुत सारी चीजें अपने आपको स्क्रीनशॉट भी भेज रहा हूँ। इंडियन मार्केट की हालत जिनको ट्रेड करके उनको पता है। आजकल प्रीमियम तो इतने मतलब ज्यादा करके ऑप्शन ट्रेडर ऑफर करते हैं सब लोग। तो जिस तरीके से मार्केट चल रहा है पूरा सैचुरेट हो चुका है। साइडवेज रहे, ट्रेंडिंग रहे, उसके बाद भी प्रीमियम उस तरीके से नहीं हिलते, आप ऑब्जर्व करना। तो इसका तरीका क्या है, वो अपने इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिए, सेबी डिसीजन लिए, बीच में मार्जिन हटा दिया है, एक्सपायरी चेंज कर दी है, बहुत सारे डिसीजन है। उसके वजह से थोड़ा हुआ है स्टेबलाइज। ये भी मार्केट होगा तो हमें छोड़ना कुछ नहीं है। मतलब आपको लगेगा कि इंडियन मार्केट छोड़ दे क्या। अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम माई सेल्फ शिफ्टिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स। अभी भी इंडियन मार्केट में हूं लेकिन बहुत कम ट्रेड कर रहा हूँ फिलहाल। आई एम फोकसिंग ऑन क्रिप्टो मार्केट। क्यों, क्या है चीजें, क्या है, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। पॉसिबिलिटी है कि जो इंडियन मार्केट सिचुएशन अभी है आगे जाके बहुत चेंज हो जाए, अच्छी हो जाए या बुरी हो जाए। लेकिन हमें अगर अपॉर्चुनिटी अभी के लिए अच्छी मिल रही है और अगर वो फ्यूचर हो सकता है, तो वाई शुड वी, हम पीछे क्यों रहे। हमें उनके साथ बढ़ना है। तो अभी आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, उनको मैं आज आपके सामने क्लियर करूंगा। आज के मास्टर क्लास के बाद क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना है कि नहीं, आपको एंटर करना है कि नहीं, वो चीजें एटलीस्ट पहले क्लियर हो जाएंगे। आपको बहुत सारे जो माइंडसेट चेंजेस माइंडसेट में रहता है कि बा ये रिस्की है, स्कैम है, वगैरह वगैरह जो भी होगा वो मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। उसके बाद एक बार आपका माइंड सेट हो गया कि भाई हाँ मुझे क्रिप्टो में जाना है, करना है, तो ऑब्वियसली उसके बाद हम लोग उसमें ट्राई करेंगे। ओके, चलिए, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, क्रिप्टो। नाउ, व्हाट इज ए क्रिप्टो करेंसी। फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आएगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसकी, इज इट नीडेड, इज इट अ स्कैम, इज इट सेफ, अगर एक बार एंटर करते हो सेफ है कि नहीं है, और इज दिस अ फ्यूचर। ये चारों के अगर आपको आंसर मिल गए देन यू आर रेडी टू गो। फिएट करेंसी ये चालू करेंगे। क्रिप्टो करेंसी समझने से पहले हम समझेंगे जो प्रीवेलिंग मार्केट में करेंसी फिएट करेंसी। फिएट करेंसी मतलब जैसे अपने इंडियन रुपीस, यूएस की डॉलर, पाकिस्तान का खुद का करेंसी है, दुबई का खुद का करेंसी है। इसके मेन फीचर्स क्या है, इशूड बाय द गवर्नमेंट। ये कौन इशू करता है गाइस, गवर्नमेंट इशू करती है। लीगल टेंडर है, ऑब्वियसली क्यों है, बिकॉज गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है। कंट्रोल सप्लाई है, मतलब जितना वो चाहते हैं उतना वो प्रिंट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो ओवर प्रिंट करते हैं। इसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। ये मेन केस, एक दो केस स्टडी में डिस्कस करने वाला आपके साथ, जिससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, नॉट ओनली इन दिस वाइज बट इकोनॉमिक वाइज ऑल्सो, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन वाइज ऑल्सो। दूसरा सेंट्रलाइज है, मतलब जो कुछ भी आपके हाथ में पैसे आ रहे जा रहे, आप कितना कमा रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, सब कुछ गवर्नमेंट को मालूम है। सेंट्रलाइज करेंसी, सब डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाते हैं, आपके हाथ में कोई पावर नहीं। ट्रांजेक्शन को कौन मेंटेन करता है, बैंक और अदर इंस्टीट्यूट, वो रिकॉर्ड करता है। चांसेस ऑफ एरर होते भी है, अगर मैन्युअली डालते हुए अगर किसी ने गलत वहां पे अमाउंट डाल दी तो ये चेंजेस होते हैं, हमें फेस करना पड़ता है। बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के भी जो ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड किए जाते हैं मैन्युअली, अगर उनमें प्रॉब्लम हो तो बहुत बड़े डिफरेंसेस मिलते हैं, स्कैम्स होते हैं। वी नो दैट। ओके, प्रॉब्लम है डिमोनेटाइजेशन। अगर आज भी गवर्नमेंट ने कल उठ के डिसाइड कर लिया, जैसे ऑलरेडी हमें मालूम है कि डिमोनेटाइजेशन का हमने एक बहुत बड़ा भुगतान भोगा हुआ है बहुत कंट्री ने। मतलब हमें एज अ अर्बन एरियाज में ज्यादा नहीं, लेकिन जो गांव के लोग हैं विलेज साइड में, तो उन्होंने बहुत प्रॉब्लम फेस किया हुआ है। तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स ये फिएट करेंसी में हो सकते हैं आगे भी जाके। सिंपलर मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन। नाउ, मॉनेटरी पॉलिसी इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा बिकॉज इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे ट्रेडिंग स्टाइल पे। और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब क्या गाइस, महंगाई। मुझे चैट बॉक्स में एटलीस्ट बताइए, महंगाई होना अच्छा है कि बुरा है। व्हाट डू यू फील। थोड़ा इंट्रोडक्शन रखते हैं। महंगाई होना अच्छा है बुरा है। दोनों। बुरा है, कंट्रोल इन्फ्लेशन नीडेड। बेसिकली अगर इन्फ्लेशन मतलब क्या, जिनको मालूम नहीं है, चीजें महंगी होते जाना।
भाव बढ़ते जाना, प्राइस बढ़ते जाना। अभी ऑनेस्टली कॉमन मैन के लिए ये बुरा है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा है। अगर आपने एक जगह पे प्रॉपर्टी खरीदी है, जब इन्फ्लेशन होता है प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं। आप अगर दुकानदार हो, आप जो चीजें बेच रहे हो, जो चीज पहले आप 50 में बेच रहे थे, अभी अगर 80 में बेच रहे हो, तो आपका प्रॉफिट रेशो गाना कुछ ना कुछ बढ़ता ही है। आप समझ रहे हो? तो दोनों तरीके से होता है। कॉमन मैन के लिए ये बुरा होता है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए अच्छी चीज है। लेकिन जैसे बोला किसी ने मेंशन किया, कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये चीज कैसे होती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन थोड़ा सा हैंड टू हैंड जाते हैं। इसके बारे में डिस्कशन यही लेक्चर में करूंगा, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो फर्स्ट थिंग समझ लो, फिएट करेंसी, जो करेंसी मार्केट में प्रेवल है, जिसको हम लोग करेंसी एज ए यूज कर रहे हैं, अभी लीगल टेंडर है, इशूड बाय द गवर्नमेंट, अपना है इंडियन रुपीज। ओके, तो ये पहले बेस समझ लो, क्योंकि फिर क्रिप्टो क्यों जरूरी है वो आप समझो। अभी मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ी कंट्री में प्रॉब्लम क्या है? इशू किससे होता है? पैसा नहीं, पॉवर्टी। आज अगर आप लोगों को जाके सर्वे करो, पूछोगे कि बाबा तेरे लाइफ में इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, 90% टाइप पीपल विल से वी हैव अ फाइनेंशियल इश्यूज। तो मुझे एक बात बताओ, इसका सॉल्यूशन, व्हाई गवर्नमेंट डजंट प्रिंट लॉट ऑफ मनी, मुझे बताओ। हाँ, किसी को मालूम है? प्रॉब्लम ही सॉल्व है ना। इशूड बाय द गवर्नमेंट, प्रिंट बाय द गवर्नमेंट, सप्लाई वो मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने बहुत सारी करेंसी छाप दी, कॉमन सेंस है गाइस, 100 रुपए का पेपर होगा, उसको छापने के बाद 10,000 के नोट बनेंगे। तो इज इट गुड और बैड? ये सॉल्यूशन तो है ना अपने पास। जिनका सैलरी आज 10,000 है, वो 1 लाख सैलरी हो जाएंगी उनकी इजीली। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती है? कुछ प्रिंटिंग मॉडल स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ प्रिंटिंग मॉडल स्टैंडर्ड्स होते हैं। इसका मतलब है, आप ये समझो अभी ये बातों को, इसमें कुछ गहरी बातें, मतलब स्टॉक मार्केट तो है ही, मतलब मार्केट तो है ही, लेकिन इससे भी अलावा हटके कुछ चीज आपको समझा रहा हूं, जिससे आपको बहुत सारी चीजें समझने, मतलब ये हटके है। ऐसे नहीं कि नॉर्मल आप जो स्टॉक मार्केट के सेशन सुनते हो, उसमें तो अपने को डिमांड सप्लाई ये वो वगैरह बाकी चीजें सुनने को मिलती है। लेकिन कुछ अलग हटके केस स्टडीज आप सुनने को आज आज आपको मिलने वाला। जैसे फर्स्ट, एक स्टैंडर्ड प्रिंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी होती है। इसका मतलब क्या होता है? लॉजिकली वाइज इंडिया में या फिर कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके प्रपोर्शन में मनी प्रिंट होना चाहिए। आप समझ रहे हो? ये एक प्रिंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी है। लेकिन थोड़ी गवर्नमेंट ज्यादा रखती है कि जिससे हाथ में थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा रहे। ऐसे नहीं कि 50,000 के गुड्स है तो 50,000 कैश में है, अगर पूरा ही लेन देन हो गया तो हाथ में क्या बचा। लेकिन अगर समझिए 50,000 का अगर गुड्स है और मेरे पास 1.5 लाख अमाउंट है, तो क्या होगा? वो जो गुड्स है उसकी वैल्यू नहीं बचेगी। आप समझ रहे हो? और बाद में पैसे की वैल्यू नहीं बचेगी। डिमांड एंड सप्लाई, ये इकोनॉमिक के मेन टर्म्स है जो हर जगह पे काम में आते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जिम्बाब्वे। इफ एनीबडी नोज व्हाट इज दिस, जिम्बाब्वे का केस स्टडी है, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। क्या हुआ था? एक तो 1980s के आसपास जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिला। पहले 10 साल तो उन्होंने बहुत, मतलब, और जब उनको इंडिपेंडेंस मिला था तो उनकी करेंसी की जो वैल्यू थी ना गाइस, वो यूएस डॉलर से भी ज्यादा थी। उसके बाद क्या हुआ? 10 साल तो उन्होंने बट, मतलब हर एक फील्ड में वो प्रोग्रेसिव थे। 1990 में आसपास उनके अलग गवर्नमेंट आई, और उसके बाद उनके सब सिचुएशन चेंज होने लगी। देखो, मतलब अपने यहाँ पे गवर्नमेंट कौन सी आती है, दैट डज ऑल्सो मैटर। ओके, दैट डज ऑल्सो मैटर। अगर यहाँ पे देखना, 1990 में जो गवर्नमेंट मतलब नहीं आई, उन्होंने जो डिसीजन लेना शुरू कर दिया, मॉनेटरी पॉलिसी जो इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक लैंड रिफॉर्म्स का, अगर लैंड रिफॉर्म्स मालूम होंगे तो, लैंड रिफॉर्म्स का एक उन्होंने पॉलिसी लॉन्च किया। उसके हिसाब से वो लोगों में लैंड को डिवाइड करके बांटने लगे। अभी उन्होंने वहां पे दो चीजें की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेन गवर्नमेंट में थे, उनके लोग थे, उनको ज्यादा लैंड और प्रॉपर लैंड मिल जाता था। दूसरा, उन्होंने और एक पॉलिसी की थी, जो व्हाइट लोग थे उनसे लैंड लेके उन्होंने ब्लैक लोगों को देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका जो प्रेसिडेंट था उनका कहना था कि बाबा पहले दिनों में ये ब्लैक से लेके व्हाइट को दिए थे।
तो ये दो चार चीजें थी, उसमें लैंड रिफॉर्म जो सिस्टम उन्होंने लॉन्च की थी वो थोड़ी सी डगमगा गई, बिकॉज जिनके हाथ में अच्छे लैंड आए वो लोग प्रोडक्शन करना, वो लोग फार्मिंग जानते नहीं थे, और जो जानते थे उनके पास वो लैंड्स नहीं थे। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से करप्शन की वजह से करप्शन बहुत बढ़ गया, और उसके वजह से क्या हुआ, अगले 10 साल में जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उससे उनको इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होने लगी। दूसरा, उन्होंने एक वो टाइम पे जो वॉर कोई था, एग्जैक्टली आई डोंट नो एग्जैक्ट विच वॉर, लेकिन वो वॉर से उनका कुछ नाता नहीं था, लेकिन वो उसमें घुस गए। तो अभी प्रॉब्लम था, वॉर का खर्चा भी साइड बाय साइड उठा रहे, उनके जो वॉर के मतलब सोल्जर से या हाई ऑफिशियल से उनको भी उनकी सैलरीज वगैरह पे करनी है। अभी ये सब चक्कर में प्रॉब्लम होने लगे थे। दूसरा, यहाँ पे लैंड रिफॉर्म में प्रॉब्लम, करेक्शन में प्रॉब्लम्स, इसलिए बैंक्स लोन नहीं दे रही थी, बिकॉज लोन रिकवर नहीं हो रहे थे। तो लोन रिकवर नहीं हो तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री नहीं हो रही है। तो अब समझ लो कनेक्टेड सब कुछ चीजें होते गई, और एट एंड ऐसा हो गया कि अभी उनके पास पैसे नहीं है। गवर्नमेंट स्टार्ट फेसिंग द प्रॉब्लम्स कि बाबा, अगर मुझे किसी को पेमेंट मतलब अपने, अगर मुझे वॉर जो चालू है उसको भी अगर बैकअप देना है, या फिर मेरे जो लोग लड़ रहे हैं उनको भी अगर मुझे बैकअप देना है, तो मुझे ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, पैसा जमा करना पड़ेगा। और ये टाइम पे प्रॉब्लम ऐसा हुआ था कि ये जब वॉर को इन्होंने सपोर्ट किया जिम्बाब्वे ने, तो उनके अगेंस्ट खड़े हो गए यूएसए, आईएमएफए, और दूसरा होता है वेल, इवन आपको अगर मालूम होगा वेल्थ वाली जो सिस्टम्स होती है जिसमें हम लोग ऑल कंट्रीज यूनो में जुड़े थे, उनमें से इनको निकाल दिया था। तो प्रॉब्लम इज क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं थी, और एट द एंड अभी संभालना किसको, उनको ही खुद का प्रॉब्लम संभालना है। तो व्हाट डिसीजन दे टेकन मॉनेटरी पॉलिसी में, उन्होंने बोला कि बाबा चलो इनका सॉल्यूशन एक ही है, हमें पैसा चाहिए, लेट्स प्रिंट द मनी। और इन्होंने इतना पैसा छापा, इतना पैसा छापा कि पूछो नहीं, नीचे का आप ये देख रहे होंगे तो लिटरली गाइस, लोग मतलब मिलियंस ऑफ रुपीज लेके जाते थे जस्ट टू बाय अ ब्रेड, और वो ब्रेड भी नहीं मिलता था बिकॉज उसका सप्लाई कम होता था। बच्चे भी देखोगे, आप बूढ़े भी देखोगे, मार्केट में पैसे बेचे जाते थे। आप अगर नीचे के जो फोटोज देख रहे हो वो एग्जैक्टली उनके वहां के फोटोज हो। 2008-2009 में उन्होंने बहुत बड़े क्राइसिस फेस किए थे। ये बहुत आगे तक चला, और 2013 के बाद उन्होंने वापस, जब उनको रिफॉर्म आना था, वापस रिकवर करना था, तब उन्होंने क्या किया, यूएस डॉलर्स को वगैरह एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, एंड देन दे आहिस्ता आहिस्ता गॉट स्टेबलाइज। ऑब्वियसली अगर आपके पास बहुत ज्यादा करेंसी आप छापोगे, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो पैसे की वैल्यू नहीं बचेगी, दैट विल डिमोरलाइज, आप समझ लो, डी वैल्यू। ये प्रॉब्लम था। तो इसलिए समझ लेना, वो दोनों के दिमाग में आता है, बिकॉज आज भी कभी डिस्कशन होते हैं तो मेरे फ्रेंड्स भी पूछते हैं कि यार करेंसी छाप दो हो जाएगा, बिकॉज जिनको इकोनॉमिक नॉलेज नहीं है, यही चीज समझ में नहीं आती, तो ऐसे पैसे नहीं छाप सकते, कंट्री लूट जाएगी। तो दिस इज द केस, नहीं होगा। तो जो सेंट्रलाइज करेंसी है, फिएट करेंसी है, उसका भी उतना फायदा नहीं है। हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब एक्चुअली आप बोलोगे ना, 10-10 दिन में जो रेट्स है वो 50% ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और वो चीज हुई थी कि रेट्स डबल टिबल हो गया। तो दूसरा, अभी अगर ये अगर फियाट करेंसी में समझेंगे, तो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फियाट करेंसी मतलब करेंसीज में बोलेगे, अगर आप रुपी बोलो, डॉलर बोलो वगैरह, इसमें अगर दिनार वगैरह बोलो, तो सबसे मेन कौन है, यूएस डॉलर। व्हाई, हाउ यूएस डॉलर बिकम द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी टू एक्सचेंज, एनीबॉडी नोज दिस। सबसे बड़ी जो असेट है ना, सबसे बड़ी असेट, पहले ये जो कलर है ना, ये कलर, ये जो मैंने लिखा है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फियाट करेंसी, ये कलर कौन सा है, ये करेंसी, ये कलर का असेट है। कैन एनीबॉडी गेस इट, असेट ऑफ दिस कलर। यस, गोल्ड। गोल्ड मतलब नेचुरली मिलता था, उसने खुद की वैल्यू खुद डिसाइड की थी, खुद को प्रूव किया था। तो बहुत पहले अगर आपको मालूम होगा, तो नोट्स प्रिंट करने के लिए हम लोग गोल्ड यूज करते थे, गवर्नमेंट गोल्ड यूज करते थे, ये बहुत पहले की बात है। ड्यूरिंग 19 मतलब एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, बोलिए वर्ल्ड वॉर 2 के एंडिंग में एक मीटिंग हुई एट ब्रिटेन वुड्स, ब्रिटेन वुड एट न्यू हैम्स्टर, यहाँ पे मीटिंग हुई। तकरीबन 44 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आए थे टू डिसाइड, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 में प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सारे कंट्रीज के पैसा उठ गया था, इकोनॉमिक डिवास्टेशन हो रहे थे। अभी रिफॉर्म कैसे करना है, एक करेंसी स्टेबलाइजेशन नहीं था, तो ये सबका एक सोल्यूशन निकालने के लिए 1944 में यहाँ पे एक मीटिंग हुई,
और तब के मीटिंग का मेन एजेंडा ही क्या था कि स्टेबलाइज द करेंसी और इंटरनेशनल जो एक इकोनॉमिक है उसको कोऑपरेशन कैसे करें। और ये यहाँ अभी अभी तब भी डोमिनेटिंग कंट्री कौन सी थी, यूएसए अमेरिका। तो फिर वो वहां पे डिसाइड हुआ कि बाबा यूएस की जो करेंसी यूएस डॉलर विल बी कंसिडर एज वर्ल्ड रिजर्व करेंसी, कि जिसके अगेंस्ट बाकी की करेंसी के एक्सचेंज रेट डिसाइड होंगे, एज वेल एज यूएस डॉलर ओनली विल यूज टू एक्सचेंज द गोल्ड। और इसलिए आपको अगर पता होगा तो 80% गोल्ड जो है वो यूएस के पास है। ये किसी को मालूम था? इसको बोलते ब्रिटेन वुड सिस्टम। अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन वुड सिस्टम यूएस डॉलर जो था उसको इंपॉर्टेंस मिलने लगा, उसको दिया, मतलब ऑब्वियसली दिया कि ये इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है जिसके अगेंस्ट बाकी के कंट्री की करेंसी एज वेल एज जो गोल्ड है उसका एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा, एटलीस्ट एक्सचेंज रेट। और ये सिस्टम अच्छे चलने भी लगी, लेकिन इससे क्या हुआ कि नाउ यूएस डॉलर जो था वो लुक्रेटिव, वो एक अच्छा दिखने लगा। तो बाकी के लोग, बाकी की कंट्रीज जो है उनका जो इन्वेस्टमेंट है और जो ट्रेड है वो किस में होने लगा, यूएस डॉलर में होने लगा, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज द मेन करेंसी नाउ। बाकी सब सिस्टम जब चल रही थी, लेकिन 1960 के आसपास प्रॉब्लम हुआ कि यूएस स्टार्ट फेसिंग इन्फ्लेशन। अभी उनके भी बहुत सारे खर्चे हैं, बराबर है। तो टू बैकअप दैट इन्फ्लेशन उन्होंने, गवर्नमेंट ने, मतलब यूएस गवर्नमेंट ने उनके डॉलर्स का ओवर प्रिंटिंग कर दिया टू बैकअप देयर स्पेंडिंग, टू फाइनेंस देयर स्पेंडिंग। अभी उन्होंने भी क्या किया, वो सेम थोड़ी गलती की थी, उन्होंने क्या किया, ओवर प्रिंटिंग कर दिया। अभी ओवर सप्लाई मार्केट में होने की वजह से क्या हुआ, यूएस डॉलर का रेट मार्केट में गिरने लगा, उसकी वैल्यू डाउन होने लगी। अभी जैसे उनकी वैल्यू डाउन होने लगी तो ऑब्वियसली बाकी की कंट्रीज जो है वो डरने लगे, बिकॉज हमारी इन्वेस्टमेंट यूएस डॉलर में है, अगर यूएस डॉलर की वैल्यू गिरेगी तो ऑब्वियसली हमारी इन्वेस्टमेंट गिरेगी। तो जो एक इंटरनेशनल करेंसी स्टेबलाइजेशन का जो एक मोटो था वो कहां ना कहां पे फेल होने लगा। तो कैसे वैसे 1960 से लेकर 1970 तक संभाला, लेकिन 1970 में गवर्नमेंट ने, मतलब यूएस गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया वी आर नॉट गोना एक्सचेंज गोल्ड अगेंस्ट द फिक्स एक्सचेंज रेट। मतलब गोल्ड जो, अब गोल्ड एक्सचेंज रेट जो एक स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट गोल्ड का था वही उन्हें डिनाई कर दिया। और ब्रिटेन वुड सिस्टम जो वहां पे डिसाइड हुई 1944 में, उसको बोलते हैं ब्रिटेन वुड सिस्टम, वही बंद हो गई, एंड। तो उसके साथ ही एक्चुअली स्पीकिंग यूएस डॉलर ने खुद का जो इंपॉर्टेंस था वो लूज करना चाहिए था, लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड, अभी आपको मालूम है इट्स डेवलप्ड कंट्री, तो उसने खुद का नाम, खुद ना एक वर्चस्व बना लिया था। उसके बाद भी, उसके बाद आज तक हम वही यूएस डॉलर को ही इंटरनेशनल करेंसी स्टैंडर्ड्स माने जाते हैं, लेकिन जो गोल्ड एक्सचेंज था वो तब बंद हो चुका। तो बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फिएट करेंसी कौन बनी है, यूएस डॉलर बनी है। बिकॉज वो तो कोई मालूम नहीं है वाई, मतलब कितने लोग पूछते हैं भाई बाबा अमेरिका मेन है इसलिए क्या यूएस डॉलर को मानते नहीं, तो दिस इज द हिस्ट्री। बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फिएट करेंसी कौन सी है, यूएस डॉलर। वो टाइम पे वही मेन थे और बाकी को उनको सुनना पड़ा। उन्होंने मेंटेन भी अच्छा किया और ड्यू टू इन्फ्लेशन उन्हें वो चेंजेस प्रॉब्लम हो गए। सो दिस इज अ मेन थिंग कि यूएस की है। तो अभी आप समझोगे तो अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट असेट्स कौन से है, गोल्ड और यूएस डॉलर, दो जो है वो मेन स्ट्रॉन्गेस्ट असेट्स अपने वर्ल्ड में फिलहाल है। दूसरा कनेक्शन क्या है, ये तो एक प्रॉब्लम हुआ। मैं कहां पे आ रहा हूं आपको समझ रहा है गाइस, मैं एक लिंक लगा के आ रहा हूं कि वाई क्रिप्टो करेंसी। इसलिए पहले हमने क्या समझा कि फिएट करेंसी क्या होती है, ऑब्वियसली, और हम लोग एक्स्ट्रा मनी क्यों नहीं छाप सकते अगर गवर्नमेंट के हाथ में है तो। तीसरा हमने डिस्कस किया कि वाई यूएस गोल्ड इज डोमिनेटिंग करेंसी। अब उसके हिसाब से क्यों हम कल डिसाइड करें तो रुपए के हिसाब से सब कुछ चला है, नहीं वैसे नहीं है, क्यों नहीं है वो भी आपको एक्सप्लेन किया। अभी हम आते हैं मेन प्रॉब्लम इज पॉलिसीज। हर एक कंट्री के दो पॉलिसीज होती है, एक होता है फिस्कल पॉलिसी। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, बजट, जो गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर डिस्कस करती है, बजट बनाती है कि अब कंट्री में क्या क्या खर्च होंगे, कैसे होंगे। हाँ, अभी ये बोलने को कि नहीं हजारों करोड़ के सैंक्शन हो जाते हैं जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता है। बैलेंस ऑफ डिफिट आपको सबको मालूम होगा तो वो क्या चीज है, कि हम भी बाहर की कंट्री से अभी भी लोन लेते हैं, फिर वो लोन पे करना पड़ता है, और बाकी वो सबका प्रॉब्लम होता है कि हमारे टैक्सेस बढ़ते हैं। हम जो टैक्स से पैसा पे करते हैं वो जाता है इस वक्त को बैकअप करने के लिए। तो ऑब्वियसली आप अगर बजट के बाहर फिस्कल पॉलिसी बना रहे हो तो ऑब्वियसली कौन फेस करने वाला है, नॉट दोज पीपल, ऑल कॉमन पीपल। दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी,
आप जब भी देखना कुछ अच्छी चीजें होने लगती है आपके लाइफ में, तब प्रॉब्लम आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं बेसिकली आपको समझाता हूं। जब अच्छी अच्छी चीजें होने लगती है तब क्या होने लगता है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जब अच्छी चीजें हो रही, ग्रोथ हो रही, तो ऑब्वियसली क्या बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अभी इन्फ्लेशन बढ़ गया, अभी वो हद से ज्यादा नहीं बढ़ जाए, मतलब चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी। अभी यहाँ पे इशू क्या होता है गाइस, सोसाइटी में सोसाइटी में थ्री काइंड ऑफ कैटेगरीज ऑफ पीपल है। फर्स्ट ऑफ लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास। तीनों की जरूरत है कि नहीं है, आप मुझे बताओ। ऐसा क्यों है तीनों हैं, सबको रिच बना दो यार, एक ही कैटेगरी रखो, सब हायर क्लास पीपल। ऐसा नहीं है। अगर सब हायर क्लास बन गए तो प्रॉब्लम ऐसा होगा कि पैसे की वैल्यू किसी को नहीं रहेगी। आप समझ रहे हो। आप स्टॉक मार्केट भी करोगे, लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनीज, ये वेरिएशन, ये हायरार्की एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। क्यों, अगर आप रिलायंस जैसे एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, दे डोंट बॉदर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो क्या हम करें, वी आर ऑलरेडी बिग जायंट्स, हमने खुद को प्रूव कर लिया, वो अपने हिसाब से चलेगा। वो आपकी उनको पड़ी नहीं है। जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है उनको होता है, उनको खुद को प्रूव करना होता है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का, आपको रिटर्न देने का, इन्वेस्टर को रिटर्न देंगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे, अपने विश्वास रखेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस सबसे वो काम करते हैं, फिर वो मिड कैप में आते हैं, फिर वो हाई क्लास में आते हैं। तो वैसे सेम होता है, लोअर क्लास से पीपल शिफ्ट टू द मिडिल क्लास, मिडिल क्लास से लोग शिफ्ट टू द हायर क्लास। तो इन्फ्लेशन जब होता है तब प्रॉब्लम होता है कि मिडिल क्लास और हाई जो लोअर क्लास है उनके इश्यू शुरू हो जाते हैं। इट डजेंट मैटर टू द हाई क्लास पीपल। अभी इनको बैकअप करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर देती है, इंटरेस्ट रेट है। अभी आपको इंटरेस्ट रेट में लास्ट टाइम एक पूरा वीडियो बनाया, यूट्यूब पे आप जाके देख लीजिएगा, सीआरआर क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या कर दी जाते, बढ़ा दिए जाते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा, अगर आपको कुछ चीज लेनी है, ऑब्वियसली आप देखना आजकल तो मोबाइल मतलब आईफोन जितने भी इंडिया में बिकते हैं, मेजोरिटी 90% आईफोन्स आर ऑन इंस्टॉलमेंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, फाइनेंस। इलेक्ट्रॉनिक चीजें बिकती है, फाइनेंस में बिकती है, घर आता है फाइनेंस में आता है। तो ये क्या होता है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो मार्केट में जो चीजों का सप्लाई था, पैसों का सप्लाई था, वो कम हो गया। जैसे पैसों का सप्लाई कम है, प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो गया, बिजनेस कम ओपन हो रहे, परचेसिंग पावर लोगों की कम हो गई है, और मार्केट थोड़ा सा नीचे 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 आने लगता है। जैसे मार्केट नीचे नीचे आने लगता है, उनको लगता है कि रिसेशन टुवर्ड जा रहा है, तो क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट कम कर देते क्या होता है, लोग लोन लेने लगते हैं, लोग चीजें खरीदने लगते हैं, और फिर वापस क्या हो जाता है, मार्केट ऊपर 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 आ जाता है, इकोनॉमी। तो आप देखोगे तो आपका लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एवरीथिंग इज बेसिकली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, उनके हाथ में है। कल उन्होंने, मैं बोलता हूं, अगर उन्होंने गवर्नमेंट डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे जितनी भी रियल एस्टेट है, जितना भी रियल एस्टेट होम लोन है, उनका रेट मैं 20% कर देता हूं, होगा नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू पर्टिकुलर एग्जांपल। अगर उन्होंने वो डिसाइड कर दिया, आप मुझे बताओ कितने लोग लोन लेके घर खरीदेंगे, नो बड़ी। बेसिकली दे ब्लॉक कि आपको घर चाहिए, आपको रहने को जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने वो ब्लॉक कर दिया और उनके पास वो पावर है। आप समझ रहे हो बातों को, चीजें ऐसे बढ़ती है। तो पॉलिसीज भी आप देखो तो उसके हिसाब से भी वो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। तो हम एज अ कॉमन मैन, हम काम करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, हम टैक्स भरते हैं। अभी टैक्स में जाऊं तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस, चीजें कर, वो तो अभी आपको मालूम है, चीजें खरीदो तो टैक्स है, हम जो कमा रहे उसके ऊपर टैक्स भर रहे, इनडायरेक्ट सर्विस टैक्स भर रहे, ये चार्ज भर रहे, वो चार्ज भर रहे, पूरा का पूरा पैसा अपना, रूल्स उनके, सब कुछ उनका, कंट्रोल उनका। तो हम एज ए कॉमन मैन कहां पे, और यहां पे कभी ना कभी जाके, आज नहीं फ्यूचर में कुछ ना कुछ बिग इश्यूज आएंगे। एक किसी ने तो सोचा होगा, बराबर। यहां पे आती है नीड ऑफ टाइम। क्रिप्टो करेंसी ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो हमारा हो, अपना हो, जिसके ऊपर कुछ, अभी इसके अगर फीचर्स देखें हम लोग, क्रिप्टो करेंसी अगर हम लोग डिटेल में डिस्कस करें, तो क्रिप्टो करेंसी के फीचर्स देखो तो इट्स अ डिजिटल करेंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल मनी, लीगल टेंडर, लीगल टेंडर है ना, देखो, इफ एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल, लिमिटेड सप्लाई।
अभी जिनको चीजें मालूम होगी बाद में भी एक्सप्लेन कर, अभी बता देता हूं। लीगल डेटा एक्सेप्टेड मतलब क्या, अभी आप अगर चाहो, जैसे आपको अगर कॉइन्स मालूम होगी बिटकॉइन वगैरह वगैरह क्रिप्टो करेंसी में, आप चाहो तो कल आप अपना भी कॉइन लॉन्च कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब तक इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल, उसका वैल्यू बढ़ने वाला नहीं है। तो बेसिकली लीगल टेंडर कब बनेगा, जब एक्सेप्टेड बाय द ऑल पीपल, लिमिटेड सप्लाई। अभी जैसे जो बिटकॉइन उसका कैप है 21 मिलियन, उसके ऊपर कभी बिटकॉइन नहीं बनेंगे, प्रोड्यूस नहीं होंगे। और जो भी प्रोडक्शन में जाता है 4 साल के बाद हैल्वेशन होता है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट इन डिटेल। तो वो मेंटेन हो जाता है। तो लिमिटेड सप्लाई, डिसेंट्रलाइज। अभी भी यहां पे जो लोग बैठे हुए हैं, नॉट ओनली मी, इवन गवर्नमेंट को मालूम नहीं है आपका बिटकॉइन में या किसी में कितना इन्वेस्टमेंट है। नो बडी कैन ट्रैक इट, ओनली यू नो दैट। ब्लॉकचेन, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। यहाँ पे जैसे वहां पे क्या करते हैं बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे ब्लॉकचेन होता है जो रिकॉर्ड का ट्रांजेक्शन, नो चांसेस ऑफ एरर। क्या है आई विल एक्सप्लेन। सो नो प्रॉब्लम लाइक डिमोनेटाइजेशन, कल ऐसे नहीं होगा कि ये डिमोनेटाइज हो गया। तो क्रिप्टो करेंसी की क्यों जरूरत थी, उसके फीचर्स क्या है, आप ये ठीक से समझ लो। दीज आर बेस्ट बी फीचर्स। तो अगर इंडियन मार्केट में इंडियन नहीं, फियाट करेंसी अगर मार्केट में है कि जहां पे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में, तो ऐसे टाइम में वी नीड अ क्रिप्टो करेंसी। लेकिन जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी कौन से आपको अगर थोड़ा आइडिया देना होगा, मैं बिकॉज मैं बता रहा था, मैंने स्किप किया। बिटकॉइन जो सबसे फेमस है, इथेरियम, सोलाना, डॉज कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन, मतलब बहुत सारे कॉइन्स है ऑल्ट कॉइन्स में। तो दीज ऑल आर क्रिप्टो करेंसीज। मेन थिंग इज अभी सबसे ज्यादा फेमस जिसको सबको मालूम है, दैट इज बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के बारे में बात करें। बिटकॉइन इंट्रोड्यूस बाय सतोशी नाकामोटो इन 2008। नो हु इज दिस गाय। वो एक इंडिविजुअल बोला जाता है। बहुत सारी थियरीज है अलग अलग अलग, जैसे अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये एस ए फॉर सैमसंग, तोशी फॉर तोशिबा, आप समझ रहे हो। ये बीच का भूल गया मैं कुछ होगा तो, मोटो मीन्स मोटोरोला, मतलब कोई सब कंपनीज ने मिलके कॉइन बनाया है, ऐसे बोला जाता है। नो बडी नोज, ये नाम खाली मालूम है सतोशी नाकामोटो करके, जिन्होंने 2008 में ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन सिस्टम के थ्रू बनाया। और इन इंडिया कमर्शियली को ट्रांजेक्ट 2010 में पहली बार ट्रांजेक्ट हुआ इन इंडिया। ट्रेडिंग इन इज बिटकॉइन। अभी आपको तो पूछते ना कि सर ये इलीगल है क्या या लीगल है, मैं इतना बोलता हूं, मतलब इतना ये इस तरह समझो, ट्रेडिंग इन बिटकॉइन इज नॉट इलीगल इन इंडिया। तो आप बोलोगे कि आगे बढ़ते हैं तो समझे। नाउ वी हैव सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म्स, इसके पहले नहीं थे, क्यों? देखो, अभी आपके हाथ की पावर अगर जा रही आपको समझ में आया, तो क्या आप वो चीजों को सपोर्ट करोगे? ऑब्वियसली नहीं। तो गवर्नमेंट के पास सेंट्रलाइज करेंसी रूपी, तो अगर उनको समझ में बिटकॉइन, अगर गवर्नमेंट मतलब अगर उसको हमने एकदम ही ये कर दिया, लोग के हाथ में पावर आ गई, तो फिर उनका वैल्यू कम हो जाएगा, गवर्नमेंट का पावर कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो लाना नहीं चाहते थे, और अभी लाया भी है तो इसमें टैक्स 30% है, आपको बता दो। लेकिन उससे फायदा क्या है वो भी आपको बाद में समझाऊंगा। सो नाउ वी हैव सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म, जो एफआई बोलते हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंडिया के हिसाब से अपने पास प्लेटफॉर्म जहां पे आप प्रॉपरली इसमें ट्रेड कर सकते हैं। नो गवर्नमेंट कैन बैन बिटकॉइन। मतलब बहुत दिमाग में आता है ना, अरे बिटकॉइन बैन हो गया तो, मुझे एक बात बताओ, आप बैन क्या कर सकते हो? जो चीजें आपने बनाई है, बिटकॉइन उन्हें बनाया नहीं तो बैन कैसे करेंगे? आप समझ रहे हो, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। अगेन ऑनलाइन इंटरनेट है आपके पास, तो इट्स इजिली एक्सेसिबल, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। बट द क्वेश्चन इज, ये सब आप समझ लिया, ये सब आपने समझ लिया, बट एट द एंड क्वेश्चन रिमेन द सेम, हाउ दिस डिजिटल करेंसी वर्क्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इज इट रियली सेफ? मतलब कल अगर आपने यहां पे लाखों की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो क्या मतलब आप ये इन्वेस्टमेंट सेफ है? पता चला कल कुछ किसी के कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो गया और किसी ने हैक कर लिया, हैकर्स तो है भाई, एक एक दिमाग लगाते जाते हैं, हैक कर लिया, तो फिर क्या आपकी पैसे गए? है कि नहीं? क्वेश्चन है कि नहीं है? तो एक थोड़ा इसको समझते ठीक से हम, बेसिकली। नाउ ब्लॉकचेन, ये जो चलता है, जो डिजिटल करेंसी वर्क होता है,
वो ब्लॉकचेन में होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे होता है, इज इट सेफ और नॉट। ब्लॉकचेन क्या है बेसिकली, ये ठीक से समझो। ब्लॉकचेन मतलब एक ऑनलाइन खाता बुक। जैसे हम लोग अगर मतलब कहाँ पे भी जाओ तो आप चौपड़ी होती है, बैंक में भी डिबिट करते हैं ना, लेजर, ऐसा है पैसा गया, तो ऐसे ये ऑनलाइन खाता बुक है। नाउ रिकॉर्ड द डेटाबेस, इसका मेन काम क्या है ब्लॉकचेन का? रिकॉर्ड द डेटाबेस ऑफ क्रिप्टो ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी चेंज और मॉडिफाइड। ये समझो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिंगल रिकॉर्ड होता है, उसका सिंगल ब्लॉक बनता है। ब्लॉकचेन होगा तो क्या होगा? चेन ऑफ ब्लॉक्स। एक ब्लॉक में एक रिकॉर्ड है, तो ये ब्लॉकचेन है, मतलब चेन ऑफ ब्लॉक्स। नाउ ब्लॉकचेन में क्या होता है, ये आप, ये अगर आपने ब्लॉक पकड़ लिया, ये ब्लॉक में सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, दैट इज अ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दैट इज अ ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, दैट इज ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन। मतलब कि किसने किसको अगर बिटकॉइन भेजे, तो यहां से बिटकॉइन गए और इसके पास गए, ये जो एक इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन का है वो पहले रिकॉर्ड होता है। और हर एक ट्रांजैक्शन का सेकंड क्या होता है? हैश, हैश कोड। हर एक ब्लॉक में हैश होता है। हैश मतलब ये छोटा मोटा नहीं, सब बड़ा कोड होता है। ABCDEFG 342 1 पकड़ने से बड़ा कोड। मतलब ये जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका ये हैश कोड है। ये हैश कोड ही नहीं, उसके अलावा तीसरी चीज ब्लॉक में होती है, दैट इज प्रीवियस हैश कोड। मतलब पहले जिसने उसको बेचा था या फिर जिसने जिसको सप्लाई किया था, जिसके आया था, उसका कोड। तो एक ब्लॉक में जनरली तीन चीजें होती है, ट्रांजेक्शन इन्फो, हैश कोड और प्रीवियस हैश। और ये एक ब्लॉक में है। आप यहां पे देखो तो यहां पे बहुत सारे ब्लॉक से, ये सब ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड है, लाखों करोड़ों, इन द होल वर्ल्ड। आप समझ रहे हो? ये ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड है। और फर्स्ट ब्लॉक जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग जेनेसिस। नाउ ये जो ब्लॉक चेन है, अभी आप ब्लॉक को, एनी डाउट्स गाइस इसमें आप समझो? अभी तक इसको डाउट्स है? मैं एक आपका माइक एक्सेस भी देने वाला हूं जिससे आप डाउट्स पूछ पाओ, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी किसी का होगा तो मुझे क्वेश्चन में बोलिए, मैसेज में, कि समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जो चीज हम करने वाले हैं उसको पहले समझना जरूरी है। ओके, चलिए। तो ये एक ब्लॉक होता है और ये है चेन ऑफ ब्लॉक, तो इसलिए बोलते हैं ब्लॉक चेन। नाउ इट्स पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। डिसेंट्रलाइज है, किसी के हाथ में नहीं है। ये जो रूल है, दैट इज द बेस्ट रूल की जो हमें सबसे ज्यादा सेव करता है, दैट इज कंसेंसस रूल। व्हाट इज कंसेंसस? ऑल नेटवर्क हैव कॉपी, मतलब ये जितने भी ब्लॉक्स है, अगर मैंने यहां से यूएसए में बोली है, इंडिया के इंडिया में बोली, या किसी को भी अगर मैंने कुछ बिटकॉइंस भेजे या कोई भी क्रिप्टोकरेंसी भेजी, तो वो ये ब्लॉक में मता है, ये ब्लॉक से ये ब्लॉक को भी पता है, ये इसको पता है, इसको पता है, इसको पता है, इसको पता है, ये सब ब्लॉक को पता है। ये सब लोग को पता है, ऑल नेटवर्क्स हैव द कॉपीज। समझ में आ रहा है? और समझो अगर मुझे कुछ यहाँ पे गफला करना है, मुझे कुछ प्रॉब्लम करना है, तो मैं क्या करूंगा? ये वाला जो हैश कोड है, ट्रांजैक्शन कोड बेसिकली, मैं उसको चेंज करूंगा। अभी अगर मैंने इसको चेंज किया तो ये भी चेंज होने वाला है। यही नहीं, ये चेंज इन सब में होने वाला है। तो सब जब तक कंसेंस नहीं देंगे, कंफर्म नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसको दूसरा एक यहां पे वर्ड होता है पावर ऑफ POW। मतलब हर एक ब्लॉक, हर एक ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए 10 मिनट का टाइम लेता है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? दैट्स कॉल्ड POW, पावर ऑफ वर्क। अभी एक ब्लॉक को अगर समझो 8 मिनट में उसने कर दिया, 5 मिनट में कर दिया, ये करोड़ों बॉक्स से, लाखों बॉक्स से, इनको एक ट्रांजैक्शन मॉडिफाई करने के बाद उन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? आइडिया आपको? सालों। तो इज इट रियली पॉसिबल? क्योंकि वो चेंज हो रहा है ना, मॉडिफाई हो रहा है ना। आप समझ रहे हो? अभी ट्रांजैक्शन जब हो रहे तब क्या हो रहा है कि प्रीवियस हैश कोड रहता है, न्यू हैश कोड आ जाता है, न्यू हैश कोड आ जाता है, न्यू हैश कोड आ जाता है। तो ये सबको हैश कोड को कंफर्म 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 करते जा रहे हैं इन प्रोसेस में। अगर बीच में किसी जगह पहले वाला हैश कोड अगर चेंज कर दिया, इज इट पॉसिबल ये सब पूरा का पूरा चेन ब्रेक हो जाएगा? तो कोई ये कर ही नहीं सकता है। लॉजिक समझ में आ रहा है?
दीज आर बेसिक थिंग्स जिससे उसे ब्लॉकचेन की वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है दैट इज वेरी सेफ। आपने अगर क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्टमेंट किया, आपने अगर ट्रेडिंग किया, तो उससे कोई भी इश्यू नहीं है। एनीबडी एनी डाउट्स? माझे हैंड्स से दिख रहा। किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने पहले क्वेश्चंस पूछो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और शांत बैठोगे तो मजा नहीं आएगा। सबको अनब्लॉक कर रहा हूं मैं। यहाँ पे होता है ना। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है आप अभी पहले पूछ सकते हो क्रिप्टो के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट मी चेक मेरा। लेट मी कनेक्ट विद द ऑडियो। हेलो। चलो, जिनको गॉट इट टिल नाउ लिखा है तो मतलब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, अगर जिसको डाउट्स हो गए पूछ सकते ये हैं। मनी को हम फिजिकल मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं आप? तो फिजिकल मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, वो ये तो डिजिटल करेंसी है ना, तो उसको फिजिकल फॉर्म में कैसे करेंगे? दैट तो इज द फिर हम बेस्ट यूज पार्ट, नो। कैसे करेंगे? हाँ, यूज कैसे करेंगे? इसको हम लोग कहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे, वो एक्सचेंज पे लेंगे। इसके एक्सचेंज कौन से क्या एक्सचेंज है वो आपको बताऊंगा। वहां पे जाके हम उसको बाय करके रखेंगे इसको। अगर आप जब इसको बाय करते हो, आप कोई भी इस पे इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं आपको बता दूं, ये खाली चीज आपको ही मालूम होती है, उसके कोड होते हैं। वो कोड के अलावा इसको मतलब अभी उसको सिर्फ आपको डिजिटल वॉलेट्स अगर मालूम होंगे, सेफ वॉलेट्स, तो उसमें एक ट्रस्ट वॉलेट करके सबसे बेस्ट है। जहां पे अगर आप इस पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक कोड्स लिस्ट मिलती है। वो लिस्ट के हिसाब से जब आप कभी ट्रांजैक्ट करोगे तो आपको वो लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी उसमें, उस तरह से। समझो फॉर एग्जांपल, आपको मैंने अगर 16 एक नंबर दिए हैं, 16 नंबर के हिसाब से मैंने वहां पे आपको वर्ड्स दिए हैं, समझिए काउ, क्रो, बेड वगैरह ऐसे अलग अलग नंबर पे है। तो जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे ना, मैं आपको पूछूंगा कि पहले 5वें 8वें और 10वें नंबर पे क्या क्या है। जब आप उसका नाम लिखोगे तभी आप उसको ट्रांजेक्ट कर पाओगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके आप एक सीक्रेट की बनाते हो और वो आपके पास रखते हो। वो आप ही के पास होती है, इवन वो ट्रस्ट वॉलेट को भी मालूम नहीं कि वो की क्या है। तो दैट इज द मोस्ट मोस्ट सेफेस्ट। हाँ, आपने अगर ये एक इशू ये है, अगर आपने आपकी की गुमा दी तो अभी वो वॉलेट को आप खुद एक्सेस नहीं कर पाओ। आप समझ रहे हो? हेलो। तो ये इशू एक है खाली। बाकी अगर ये आपके पास नॉट हार्डवेयर में नहीं, आपको बोलूं, अगर सॉफ्टवेयर में मतलब आप अकाउंट में ट्रस्टवर्ड में आप सॉफ्टली रख ही सकते हो ऑनलाइन, लेकिन उसके बावजूद केसेस आते हैं आप जिसमें उसको सेफली स्टोर करके वो केस फिजिकली आप साइड में रख सकते हो। लेकिन अगर वो भी अगर चोरी हुई, देन प्रॉब्लम वो है कि आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओ। लेकिन इट्स वेरी सेफ कि दिमाग में है आपने अगर वो की प्रॉपरली रखी हुई है दो चार जगह पे स्टोर करके अपने सेफेस्ट प्लेस पे, तो आप उसको हमेशा अनम्यूट नहीं हो रहा है। मैंने सबको राइट दिया है अनम्यूट होने का। हाँ। नहीं, मैं हाँ। ये पूछ रहा हूँ, सपोज हमारे पास कोई बिटकॉइन है या कुछ हाँ, आर्ट है, हम उसको यूज कैसे करें? आपका आवाज प्रॉपरली नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ, बोलो। एक सेकेंड। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं बोली, ये तो डिजिटल मनी है ना, कम्प्लीटली डिजिटल। हाँ, तो हम इसको अपने लिए कैसे यूज करेंगे? अपने लिए मतलब आप जिसको भेजना है, अभी मेरा मेरा ट्रस्ट वॉलेट का आईडी नहीं होगा, आपका एक नहीं, होगा। लाइक लाइक मेरे पास अकाउंट में मेरे पैसे हैं, सपोज हाँ। मैं यूपीआई के थ्रू किसी भी वेंडर से, सपोज मैंने एक ब्रेड खरीदा किसी भी वेंडर को, यूपीआई के नहीं नहीं थ्रू नहीं 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 मैंने नहीं पे नहीं किया। नहीं 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 नहीं। कैसे? देखिए, आपको जब क्रिप्टो में डील करना है तब क्रिप्टो के आईडी होंगे। एक मेरा आईडी होगा, जैसे आपका डीमैट आईडी कैसे होता है, मेरे डीमैट का आईडी अलग है, आपके डीमैट कैसे, बैंक आईडी कैसे, बैंक का अपना अकाउंट अलग है, आपका उसका अलग अकाउंट अलग है। बराबर है, तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो जाता है।
वैसे क्रिप्टो वॉलेट के भी अलग अलग आईडीज होते हैं। तो अगर मुझे आपको ट्रांसफर करना है, आपको मुझे ट्रांसफर करना है, हम क्रिप्टो वॉलेट का आईडी देंगे और आप ट्रांसफर कर सकते हो। ओके। नाउ अगर वो आपको इंडियन में मतलब अपने हाय सर। लोकली आपको यूज करना है, लोकली यूज करते वक्त आप क्या कर सकते हो उसको, आपको वो विड्रॉ करना पड़ेगा आपके इंडियन करेंसी में। वॉलेट से आप विड्रॉ करोगे, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, फिर वो इंडियन करेंसी हो गया। नाउ यूपीआई से जहां पे यूज करना यूज करो। अच्छा, समझा? मतलब वही मैं पूछ रही थी कि उसको हम रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, इंडियन में कंसिडर कर सकते हैं कि वो वॉलेट से यहाँ पे, और फिर आप इन्वेस्टमेंट जब करो तो क्या करोगे, आप यहाँ से वॉलेट में डालोगे। आपने खरीद लिया बिटकॉइन, समझो 90,000 का था, अभी वो 1 लाख हो गया तो आपका बढ़ गया, आप निकाल लो, प्रॉफिट बुक कर लो। तो फिर जितना आप 1 लाख के हिसाब से निकालोगे वैसे आएगा। और फिर आप इंडियन करेंसी में यूज करो। अगर आपको क्रिप्टो में ही डील करना है कहाँ पे भी वर्ल्ड में, तो आप इमीडिएटली वो क्रिप्टो वॉलेट से कर सकते। ओके। एनीबडी एनी अदर डाउट्स? चलो, मेरे को लगता है किसी को डाउट्स नहीं है। ओके। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे, इट्स वेरी इजी। अभी एफआईयू तो से क्या? ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है, देखो, देर आर टू टू वेज क्रिप्टो में डील करने के लिए। एक है ट्रेडिंग, एक है इन्वेस्टमेंट। एक क्या है ट्रेडिंग, एक क्या है इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट जब करते हो तब आप क्या करते हो, एक ट्रस्ट वॉलेट थ्रू, जैसे वॉलेट बनाते हो, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो मैं क्या मालूम, ये चीज का आपको एक टाइम पे समझ में आने वाली नहीं है। मैं इससे स्पेशल आपको वीडियोस भी बनाऊंगा छोटे छोटे, और ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपको चीजें समझाऊंगा। तो डिटेल में मतलब जैसे अभी एक टॉपिक डिस्कस किया हम लोगों ने, डिटेल में डिस्कस किया, अभी ट्रस्ट वॉलेट ऊपर करके दिखाओ कैसे, क्या है की कैसे बनानी, क्या बनानी, सब आपको बताऊंगा, डोंट वरी। पॉइंट्स कौन से चूज करने, कैसे करने, बिकॉज अभी तो बिटकॉइन या इथेरियम में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी, क्या करनी, वो पूरा अलग टॉपिक है। हाँ, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिसमें आप क्रिप्टो वॉलेट होते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो क्रिप्टो वॉलेट से नहीं करते। तो ट्रेडिंग के लिए क्या है हमारे पास अभी के लिए, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म। उनमें से जो बेस्ट है और जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं वो दो प्लेटफॉर्म। बिकॉज बीच में आप देखो डीसीएस कॉइन वाला या इस वाला, बहुत सारे उन्होंने इतनी ऐड की थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेकर ऐड की थी, लेकिन उनमें भी प्रॉब्लम हुए थे, इवन वो क्रैश भी हुए थे, उनको हैक भी हो गए थे कुछ कुछ, और कुछ कुछ ने प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए थे, मतलब पूरा फ्रॉड भी किए थे। तो यहाँ पे आप देखो वेयर टू ट्रेड, एक्सनिक्स इंडिया करके के, एक्सनिक्स इज अ वर्ल्ड वाइड एक कंट्री है, सॉरी कंपनी है, कि जो बहुत सालों से मार्केट में ट्रस्टवर्दी है, बहुत सारे मतलब मैक्सिमम अकाउंट एक्सनेस में ओपन है। और दूसरा है इंडिया में ले, अभी जो एफआई रजिस्टर, लेकिन एक्सनेस इंडिया को बोलते हैं, मतलब जैसे इंडियन गवर्नमेंट से बैकअप नहीं है, जैसे पहले कोई भी नहीं था। इवन का वो बैकअप वाला कौन सा, एफआई रजिस्टर, दैट इज डेल्टा एक्सचेंज। एक क्या है एक्सनेक्स इंडिया, एक क्या है डेल्टा एक्सचेंज। दूसरा है ब्रोकर स्ट्रक्चर, मेन चीज समझो ये आपको। एक्सनेस इंडिया में अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आपने 0 आप जैसे आपको एक बिटकॉइन करने की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट मतलब जितना उसका पार्ट करने जाते हो कितना खरीद कर सकते हो। जैसे अभी इंडियन मार्केट में आप ट्रेड करते हो, तो जैसे अभी लॉट डिसाइडेड है और निफ्टी का समझो 75, तो आपको 75 ही खरीदना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, आप 25, 10, 50, 55, 60 आपके हिसाब से क्वांटिटी खरीद सकते हो। तो यहाँ पे मैं बिटकॉइन के हिसाब से दिखाऊं, 0.0 अगर आपने डॉट बीटीसी में ट्रेड किया, तो आपको ब्रोकरेज जो लगता है दैट इज 30 रुपीज इन एक्सनेस, बट वही डेल्टा एक्सचेंज में 90 रुपीज। और ये जब आपको 1 बिटकॉइन और जो ट्रेडिंग बढ़ेगा, तो ये 5-5, 6-6 हजार में चला जाए। मेन थिंग इज हमें प्रॉफिटेबल करना है, अगर वो कर रहे हैं तो इशू ही नहीं है। आप पहली बात तो ब्रोकरेज में ज्यादा सोचना नहीं है, लेकिन यहां पे क्यों सोचना है, क्योंकि दो प्लेटफॉर्म है और दोनों के ब्रोकरेज जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए अभी जो मैं ट्रेड कर रहा हूं, जो मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं, आई डू शेयर एक्सनेस इंडिया। समझ में आ रहा है? तो पहली बात, क्रिप्टो करेंसी नीडेड, मैं समझा दिया। इज इट अ स्कैम? नो। इज इट मतलब सेफ? यस। इज इट फ्यूचर? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। मतलब ऐसे ही नहीं बिटकॉइन $1 से चालू होके 1 लाख तक पहुंचा। समझ में आ रहा है? तो इज इट सेफ? सो एनीबडी एनी डाउट टिल नाउ? कितने लोग चाहते हैं कि वो फ्री वाला ट्रेनिंग अटेंड करे, जिसमें मैं स्टार्टिंग से लेके, मतलब अभी तो ये क्या किया मैंने, क्यों मतलब बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करना है, अभी हम क्रिप्टो करेंगे, ट्रेड कैसे करने, स्ट्रेटेजीज, सेशंस, कौन से सेशंस वगैरह होंगे,
कैसे होंगे, प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है, क्या करना है। उसके बाद टाइमिंग, और अभी ये 24 घंटा चालू है, 24 घंटे में से आप दिन भर अगर बैठे रहोगे तो काम नहीं होने वाला। कौन सा टाइम पे कब करो, क्या करो, एनालिसिस कौन सा चलता है, यहाँ पे एग्जैक्टली फायदा के हाउ इट डिफरेंस ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट, ये सब चीजें मैं आपको वो ट्रेनिंग में समझाऊंगा। अगर पॉसिबल हुआ, हम लोग ऑब्वियसली सेशन रात को रहने वाले, तो अगर पॉसिबल हुआ तो वी विल हैव लाइव ट्रेडिंग सेशन, मैं आपके सामने लाइव ट्रेडिंग भी करूंगा। अभी कॉमन सेंस है, उसके लिए मैंने आपके लिए एक अकाउंट अलग ओपन किया हुआ है, जो खाली पासवर्ड, क्योंकि क्या बोलूं मैं, लोगों का प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे सर ने $4,000 का प्रॉफिट दिखाया, $4,000 के लिए मेरा कैपिटल वो लेवल का है, मेरी रिस्क कैपेसिटी वो है, आप समझ रहे हो। क्योंकि मैं जब वो ट्रेड ले रहा हूँ $4 का, तो मेरा स्टॉप लॉस भी $1,000-1,200 का रहता है, और मेरी लॉट साइज होती है 2 या 3 बिटकॉइन वगैरह रहती है। आप ऑब्वियसली आपको वो टाइम है वहां तक आने के लिए, ये क्यों समझा रहा हूं, चीजों को समझो। तो आप जब ट्रेड करना शुरू करोगे, तो अगर ये इमेजिनेशन से मत आना कि इन्होंने जो स्क्रीनशॉट दिखाए ये जो ट्रेड करते हैं वही हम ट्रेड करने वाले हैं, नहीं, आपको टाइम लगेगा। दैट इज इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नाउ कि जिसको हम कर पा रहे हैं। तो मेरा कैपेसिटी उतना है कि मैं $1,500 का स्टॉप लॉस ले पाऊं। तो आपको छोटे इसके साथ ट्रेड कैसे करना है, उसके लिए मैंने $500 का एक अकाउंट ओपन किया हुआ है। वो डॉलर में मैं आपके साथ ट्रेड करूंगा, मतलब 40-50,000 का, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हाउ वी कैन ग्रो स्मॉल अकाउंट्स, नॉट टू वरी अबाउट दैट। ओके, सो हाउ मेनी आर रेडी। ओंकार जी आप वही है वापिस यहाँ पे, ये थोड़ा समझो गाइस, बिकॉज हर एक का जो मेन क्वेश्चन होता है एट द एंड कि हाउ मच कैपिटल इज नीडेड, हर एक का होता है कैपिटल कितना है, कैपिटल बोलो। अभी देखो मेन इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम क्या हुआ है, इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा इशू है कि उन्होंने मार्जिन निकाल दिया, जो मार्जिन होता है वो उन्होंने निकाल दिया। अभी मार्जिन की वजह से फायदा क्या होता था, मार्जिन की वजह से कि हम लोग जो है वो एक 5 लाख 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम लोग 30-40 हजार में ट्रेड कर लेते थे। अभी ये 30-40 हजार का जो ट्रेड है, ये जो है वो अभी बढ़ के वापिस एक 1.25 लाख 1.5 लाख हो गया। तो अभी जब 1.5 लाख उनका मार्जिन ही चेंज होने के बाद प्रॉब्लम क्या हुई कि हम इस पर ट्रेड कैसे करें। एक सानवी मैं बोलूं ये करने के लिए आपको मेरे ख्याल से $30-40 चाहिए होंगे। जस्ट लेट मी चेक। सानवी जी का क्वेश्चन है कि अगर हमें $0.01 अगर ये करना है तो हमें कितना ये चाहिए। अभी बीटीसी का प्रॉफिट, मेरा बीटीसी का ट्रेड ऑन है गाइस, देखा ना आपने, अभी भी ट्रेड ऑन है, जस्ट अ मिनट। वो दूसरे सिस्टम पे क्या ओपन कहाँ पे, या भैया ये ट्रेड फिलहाल मेरा अभी ऑन है, मैंने शेयर किया था, यहाँ पे हमने एंट्री की हुई है, लेकिन ये कैसे साइडवेज गया देखो ना। एटलीस्ट आई एम टारगेटिंग दिस। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो अभी भी 420 के डॉलर के आसपास कहाँ पे गया, $420 का अभी भी प्रॉफिट चल रहा है। अभी भी 465 वगैरह आना चाहिए नीचे वो डॉलर्स। ओके, तो सानवी जी के क्वेश्चन के लिए मैं खाली देखा था, आपको बताता हूँ कि कितना इसमें ये लगता है। यहाँ पे आपको 200% मतलब 1:200 टाइम्स वगैरह मार्जिन मिलता है, तो इश्यू वो नहीं है। अगर आप बाय करना चाहो, आप 0.05 बाय करते हो, 0.05, तो आपको मार्जिन लगता है $14। सानवी जी आंसर मिला आपको। अगर आप यहाँ पे 0.05 मतलब 0.01 बोल रहे हो, मैं 0.05 बोल रहा हूँ, 5 गुना ज्यादा, तो यहाँ पे लगेगा आपको मार्जिन $14, और उसका आपको फीस लगेगा $0.6, 0.6, नॉट 1 ऑल्सो, मतलब हार्डली मेरे को लगता है 50-55 रुपीज वगैरह। समझ में आ रहा है, ये इट्स गुड। मार्जिन कम लगता है बिकॉज वहां पे ये है, क्या बोलते हैं, फिलहाल आपके पास ये बंद हो गया था क्या, ओके, फिलहाल आपके पास मार्जिन है, तो मार्जिन, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मार्जिन का प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी यहाँ पे दिमाग क्या लगेंगे मालूम है गाइस, आपके ये ध्यान में रहना कि ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा तो फटाफट क्लियर कर दूं। प्रॉब्लम है रिस्क और रिवॉर्ड। राहुल, यहाँ पे रिसोर्ट बहुत अच्छा होता है, रिसोर्ट कितना होता है आपका सर,
अरे मैं तो आपके सामने शेयर कर रहा हूं ना, एक अगर 500 की रिस्क ले रहा हूं तो एटलीस्ट यहाँ पे 200-2,500 बनने चाहिए। और क्रिप्टो में इंडियन मार्केट इज वेरी क्या मैनिपुलेटेड। क्रिप्टो में इट्स यहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग हो रही है, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आप समझ रहे हो, यहाँ पे बड़ा कोई जायंट बन नहीं पाता है। तो आप अगर $500 की रिस्क लेके ट्रेड कर रहे हो ना, तो वो आराम से आपका 1,000, 1,200, $1,500 के आसपास। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप कैसे बनाना चाहते हो, फिर आप टीएसएल कैसे होते हो, हाँ हो जाता है, आराम से हो जाता है। मैं आप देखो, लेकिन रुकना भी पड़ता है। अभी देखो मैंने दोपहर में ट्रेड लिया है, अभी तक स्टिल यूज होल्डिंग। ये आपको आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर, आपके इस पे विश्वास होना चाहिए। अभी यहाँ पे इशू क्या होता है आप समझाओ, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे बोलोगे अरे वेरी गुड, क्योंकि $0.05 अगर हम करते हैं बीटीसी, तो उसमें भी हमें अगर $13 लग रहा है, हाँ $13 लग रहा है, तो हम ट्रेड $13 मतलब इतना क्यों रखे, हम लोग खाली $10,000 रखते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। दीपक जी आपका शायद स्क्रीन को टच हो रहा है, दीपक गुप्ता। ओके, रिस्क में आपको अवॉइड करना है। अभी कैसे है, अगर आपने यहां पे समझिए रिस्क ली आपने $10 की, इसका मतलब अगर हमने ₹85 का अगर डॉलर का रेट पकड़ा, तो 850 आपके उड़ेंगे, आप समझ रहे हो। तो 10,000 का अगर आपका अकाउंट है, उसमें 85 मतलब आपके 9,000 बचे, तो रिस्क कितना हुआ, टिकली 10%। कोई भी मार्केट में आप ट्रेड करोगे, अभी बिटकॉइन जो मैं एक बिटकॉइन लेता हूं, वो मुझे 25,000 में आ जाता है। तो 2 बिटकॉइन मेरे 50,000 में आ जाते हैं। तो आप अभी ऐसे मत सोचना कि 50,000 अगर आप डालोगे तो आप 2 बिटकॉइन एक बिटकॉइन ले पाओगे, क्योंकि एक बिटकॉइन इट्स बिग क्वांटिटी। अगर ये देता हो तो आपका स्टॉप लॉस ही 300-250 डॉलर कम से कम आ जाएगा। तो अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपका हाफ ऑफ द कैपिटल वाइप ऑफ। ये सब कैसे करना आपको बताऊंगा, डोंट वरी, अभी के लिए खाली समझा के रख रहा हूं। बिकॉज एवरीबडी इज कंसर्न फर्स्ट कि कैपिटल कितना लगेगा। कैपिटल आप यहाँ पे चाहे उतना रख सकते हो, लेकिन चाहे जितना रखने के बाद उसके हिसाब से रिस्क लेनी है। अगर आप यहाँ पे $10,000 रख रहे हो स्टार्टिंग में सीखते वक्त, तो आप 0.01 के ऊपर आप क्वांटिटी करोगे नहीं, और आपका स्टॉप लॉस जो होता है वो $8 से $10 के ऊपर स्टॉप लॉस जाना नहीं चाहिए। अगर इसके ऊपर स्टॉप लॉस जा रहा है तो आप ट्रेड नहीं लोगे, कॉमन सेंस है। लेकिन 10,000 लेके मार्केट में उतरना है तो उतरना ही क्यों है। प्रॉब्लम है लोगों के पास अगर पैसा नहीं, देखो आप ध्यान में लो, अगर आप यहाँ पे 50,000 या 1 लाख डाल रहे हो, इसका मतलब सब पैसा उड़ने वाला नहीं, अभी तक समझ लो। जो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे वही खाली आपका जाने वाला है, और आपको किसी का ट्रेड करना है। तो क्या ट्रेड करना है, कैसे करना है, उसकी स्ट्रैटेजी आपको देने वाला, डोंट वरी। स्लोली ग्रेजुअली इस पे कैसे बढ़ सकते हो। और लाइव सेशन रखेंगे हम लोग, मैं इसी से आप लाइव से आपके साथ ट्रेड करूंगा। इवन इन मॉर्निंग सेशन में आई विल ट्राई, इवनिंग सेशन में 8 से 9:30-10 हम लोग ट्राई कर सकते हैं, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप $500 के अगर अकाउंट ट्रेड कर आप करोगे, तो कैसे, अगर आप $20 का अगर स्टॉप लॉस जो मिनिमम एक आता है, मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करते हो ना, $20-25 का स्टॉप लॉस एक आता है स्टॉप लॉस। तो अगर $500 देखकर आप ट्रेड करोगे, मतलब 45,000 पकड़ लो, 45,000 अगर आप ट्रेड करोगे, तो आप ये इजिली स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। मतलब अगर $25 यहाँ पे आपके $20 का स्टॉप लॉस हुआ, तो तकरीबन ₹1,800 अगर उड़ा, तो भी आपके ये अकाउंट को फर्क नहीं पड़ेगा। 10,000 में से ₹1,800 उड़ना और 45 में से ₹1,800 उड़ना, मैं आपको एक बात बता दूंगा, ये चीज ध्यान में रखो। जितना आपका अकाउंट बड़ा, उतना इजीली आप स्टॉक मार्केट में सेटल होंगे, ध्यान में रखना। 10,000 के अगेंस्ट ₹1,000 जाना, और 5 लाख के अगेंस्ट ₹10,000 जाना, फर्क है। 10,000 अमाउंट बड़ा भी होगा, 5 लाख के सामने कुछ नहीं है, लेकिन 1,000 के साथ 1,000 जो है 10,000 के सामने बड़ी अमाउंट। समझ में आ रहा है गाइस, एनीबडी डाउट्स नाउ अबाउट मार्जिन और समथिंग, ये डिटेल में हम लोग समझेंगे जब एक्चुअल में करेंगे, आपको और आइडिया आएगा। जब तक आप एक्चुअल ट्रेड नहीं लेते हो ना, तब तक ये चीजें समझेंगे नहीं कि एग्जैक्टली कैसे होता है क्या होता है। सो नाउ हाउ मेनी